गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपके क्लास कोचिंग सेंटर। तो ज्योग्राफी के चैप्टर तो विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व के बारे में देख रहे थे। फिर से हम इस चैप्टर को आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कहाँ तक देख चुके थे ज्योग्राफी के चैप्टर 2 के बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं कि तृतीय श्रेणी के प्रारूप तक देख चुके थे। तो ज्योग्राफी के चैप्टर 2 विश्व जनसंख्या घनत्व और वितरण के बारे में हमने प्रत्येक महाद्वीप की जनसंख्या को देखा। उसके साथ साथ हम क्या देखें कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी का जो विभाजन किया गया है वो भू आकृति के आधार पर किया गया है। जहाँ की भू आकृति अच्छी है उसे प्रथम श्रेणी में रखा गया है, जहाँ की भू आकृति उससे खराब है उसे द्वितीय श्रेणी में रखा गया, और जहाँ की भू आकृति एकदम लो है उसे तृतीय श्रेणी में रखा गया है। यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या 60% जनसंख्या कहाँ बताए थे? एशिया महाद्वीप में। उसके बाद सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप का। क्वेश्चन में आपको फंसाया जा सकता है जैसे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस महाद्वीप में है? आप सिंपल सा आंसर दे सकते हैं कि एशिया महाद्वीप में है। लेकिन पूछा जाएगा कि सबसे अधिक जनसंख्या दर, सबसे अधिक जनसंख्या दर, ये वर्ड देखने को मिलेगा, जनसंख्या दर, सबसे अधिक जनसंख्या दर किस महाद्वीप में है? तो वो आपका आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। इस तरह से क्वेश्चन आपको क्या फंसाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे अधिक जनसंख्या पूछा तो वह एशिया महाद्वीप में ही आएंगे। तो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी। अब हम देखते हैं अपना जनसंख्या घनत्व। हम देखते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होते हैं? तो जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य है 1 किलोमीटर के अंदर कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं, उन्हीं की टोटल संख्या को जनसंख्या निवास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये कोई है आपका जगह है, मान के चलिए हम ए नामक स्थान है और ये हम बी नामक स्थान देते हैं। यहाँ का जो घेराव है, इसको हम बना देते हैं एक शहर। जैसे कि आपको देखते हैं ये है दिल्ली, कौन सा है ये? दिल्ली शहर बना दे रहे हैं। इसी में है ए और यहाँ पे है बी। ए और बी की बीच की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के दूर में है। ए और बी 1 किलोमीटर के दायरे में है। तो 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं, कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं, उन्हीं की संख्या को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अर्थात सीधे शब्द में, आसानी शब्दों में, 1 किलोमीटर में टोटल कितने व्यक्ति रह रहे हैं उसी की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाता है, ठीक है। अगर देखा जाए सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है तो बिहार में है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का है। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1 किलोमीटर के दायरे में कितना है? 1 किलोमीटर के दायरे में कितना व्यक्ति निवास करते हैं? टोटल 1108 व्यक्ति निवास करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि ये तो राज्य हैं, लेकिन सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश 1 किलोमीटर के दायरे में हमें टोटल कितने व्यक्ति देखने को मिलते हैं? अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर के दायरे में टोटल 17 पीपल देखने को मिलते हैं, व्यक्ति, ठीक है। व्यक्ति टोटल 17 व्यक्ति देखने को मिलते हैं। यदि केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में आ जाते हैं दिल्ली। दिल्ली में सर्वाधिक जनसंख्या पाया जाता है। 1 किलोमीटर के दायरे में टोटल 1000 से कुछ ज़्यादा पाए जाते हैं। 1000 से ज़्यादा ही होते हैं, लेकिन उतना करेक्ट उसका डाटा याद नहीं है। पर इसका और उसके बाद सबसे कम जनसंख्या अंडमान निकोबार, हम लिख दे रहे हैं अंडमान प्लस निकोबार। सबसे कम जनसंख्या अंडमान निकोबार 1 किलोमीटर के दायरे में कितना है? 50 व्यक्ति रहते हैं। कितने व्यक्ति रहते हैं? टोटल 50 व्यक्ति रहते हैं।
यह क्वेश्चन में आपके 1 नंबर में दिए जाते हैं कि जनसंख्या घनत्व क्या है। जनसंख्या घनत्व के बारे में आप अच्छा से वर्णन कीजिएगा कि 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या ही जनसंख्या घनत्व कहलाता है, जिसमें हम देखते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है 1108। उसके बाद बिहार के बाद सेकेंड स्थान में है पश्चिमी बंगाल। किसका है? पश्चिमी बंगाल का है। ठीक है, पश्चिमी बंगाल का है, बंगाल का है। कितना है? 1008, सॉरी 1008 है। किसका? पश्चिमी बंगाल का। अरुणाचल प्रदेश का है 17 व्यक्ति टोटल रहते हैं, सबसे कम है राज्य में। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए तो दिल्ली का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है और सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। तो यही आपके हो गए जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व के बारे में आप अच्छा से लिख सकते हैं। नोट में जो लिखवाए हैं वह राज्य के बारे में भी अच्छा सा लिख लीजिए। हम देखते हैं जनसंख्या घनत्व के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कितने कारक हो सकते हैं? एक है हमारा भौतिक कारक और एक है हम लोगों का, एक है भौतिक कारक और एक है भू आकृति। तो भू आकृति, ये सारे क्या है? जनसंख्या घनत्व के वितरण को प्रभावित करते हैं। सॉरी, भौतिक कारक के अंतर्गत ही आता है जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु, मृदा। ये 4 आते हैं भौतिक कारक के अंतर्गत, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक में से। और सेकेंड हमारा आता है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण, ये जनसंख्या घनत्व के वितरण को प्रभावित करते हैं। ये 5 नंबर में क्वेश्चन दिए जाते हैं आपके। जनसंख्या घनत्व के वितरण के प्रभावित करने वाले कारक की व्याख्या करें। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में लिखें। जितने भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे वो भी इस वीडियो कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, जो कि क्वेश्चन आपके VVI होते हैं, पूछने जाने वाले क्वेश्चन को भी देखते जाएंगे। तो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में लिखे या तो कारक के वर्णन करें। तो आप इस 5 टॉपिक में से लिख दीजिएगा। आर्थिक कारक में 1, 2, 3 लिख सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आर्थिक कारक के अंतर्गत 3 लिख सकते हैं और भौतिक कारक के अंतर्गत भी आपके लिए 1, 2, 3, 4 दिया गया है। तो ये 4 और नीचे 3, 7 में से किसी 5 टॉपिक में आपको वर्णन कर देना है अच्छा से, जिससे कि आपको 5 नंबर टोटल मिल जाए। तो सबसे पहले हम भौतिक कारक में देखते हैं कि जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता किस तरह से जनसंख्या को प्रभावित करती है या तो फिर अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या आप कहीं पे आप जाते हैं रहने होने के लिए तो सबसे पहले आप क्या खोजिएगा? जल खोजिएगा। क्या वहाँ पे जल नहीं होगा या पानी नहीं होंगे तो क्या आप वहाँ रहिएगा? नहीं रहिएगा। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है किसी भी व्यक्ति को तो वह होता है जल। खाने में पानी की आवश्यकता होती है, पीने में पानी की आवश्यकता होती है, कपड़ा धोने में पानी की आवश्यकता होती है, नहाने में पानी की आवश्यकता होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऑल टोटल कार्य के लिए हमें क्या होते हैं? पानी की आवश्यकता होती है। तो जनसंख्या को आकर्षित करने वाले सबसे प्राथमिक जो कारक होते हैं वह जल की उपलब्धता ही होती है। जिस स्थान पर जल की उपलब्धता सर्वाधिक होगी वहाँ पे मानव जाकर के बसेंगे और उस स्थान की जनसंख्या को बढ़ा देंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए प्राचीन काल में भी मानव क्या करते थे कि प्राचीन काल के मानव आप देखते थे जो कि क्या करते थे, नदियों के किनारे गुफा बना के रहा करते थे। क्यों? क्योंकि नदी में क्या करते थे, उन्हें आसानी से जल की व्यवस्था मिल जाती थी। प्राचीन काल के मानव तो बोरिंग नहीं कर सकते हैं, कुआं नहीं खोद सकते, तो वह नदियों के किनारे ही रहा करते हैं। आपको मान के चलिए कि यहाँ पे क्या है, जल की मात्रा सर्वाधिक कहाँ है? उत्तर भारत में। यहाँ पे गंगा नदी के सर्वाधिक, तो यहाँ पे जल बहुत सारा, मतलब यहाँ पे समतल मैदान, भूमि इत्यादि सब है। ठीक है, तो यहाँ पे जल सब है, फैक्ट्री उक्ट्री भी लग सकता है आसानी से। तो क्या करेंगे, जितने भी लोग हैं वह रोजगार जल की उपलब्धता के तलाश में या तो फिर वहाँ पे यहाँ पे बेहतर सुविधा यहाँ से उठ पाट के सारा
वहाँ पे चल जाएंगे। तो यही रहता है घरेलू कार्य औद्योगिक में नौका चालन में भी जल की उपलब्धता की आवश्यकताएं होती है। यह पहला कारक है। दूसरा कारक है भू आकृति। क्या करते हैं भू आकृति की? फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपको कृषि किस भूमि में कर सकते हैं? समतल भूमि, उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, अच्छा क्षेत्र होना चाहिए, वहाँ समीप में पानी होना चाहिए, तो उस स्थान पर आपको कृषि करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वही भू आकृति के अंतर्गत आ जाते हैं आपका समतल मैदान। समतल मैदान आ गए, समतल मैदान आ जाते हैं भू आकृति के कारण। उपजाऊ मिट्टी आ जाते हैं, उपजाऊ मिट्टी आ जाते हैं, उपजाऊ मिट्टी आ जाते हैं, मन ढाल आ जाते हैं। ये सारे वगैरह वगैरह क्या हाँ भू आकृति के अंतर्गत आ जाते हैं, जो कि अच्छे भू आकृति के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? और ये समतल मैदान उपजाऊ मिट्टी कहाँ पे है? यहाँ पे है। यहाँ पे जलोढ़ मृदा उत्तरी भारत में है। तो उत्तर भारत में सारा लोग कहाँ कहीं जाएंगे? उठ पाट के यहाँ चल जाएंगे। जब सारे लोग उठ पाट के यहाँ चल जाएंगे तो यहाँ उत्तर भारत में क्या हो जाएंगे? जनसंख्या को बढ़ा देंगे। इसीलिए तो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। ये क्या हुआ यार? सॉरी। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक देख रहे थे। जल की उपलब्धता देख चुके थे, भू आकृति। हाँ, तो भू आकृति में क्या कहते हैं? यहाँ पे इसी कारण से यहाँ की जनसंख्या सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पे जलोढ़ मृदा, उपजाऊ मिट्टी पाए जाते हैं। यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक देखने को मिलता है। इसलिए तो आप देखते हैं यहाँ पे यूपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, यहाँ की जनसंख्या सर्वाधिक पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है? समतल भूमि है, उपजाऊ मिट्टी के कारण वहाँ की जनसंख्या सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यही हो जाते हैं भू आकृति। ठीक है, अब भू आकृति हो गए। बी नंबर, ए नंबर, बी नंबर, ये सारे कुछ आपको देखने को मिल जाते हैं। अब देखते हैं हम जलवायु क्या होता है? आपसे पूछते हैं कि आप अधिक गर्म वाले स्थान पर रह सकते हैं? आप बोलिएगा हम नहीं रह सकते। अत्यधिक ठंड वाले स्थान पर रह सकते हैं? आप बोलिएगा नहीं रह सकते। जैसे कि एकदम उत्तरी ध्रुव एकदम बहुत ही बर्फीला इलाका है, वहाँ पर आप नहीं रह सकते। इसलिए तो इंग्लैंड के ऊपर वाला क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति निवास नहीं कर रहा है। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ना तो अत्यधिक गर्म वाले स्थान, ना तो अत्यधिक ठंड वाले स्थान पर मानव नहीं रह सकते। अर्थात वहाँ पे जनसंख्या एकदम निम्न पाई जाएगी, वहाँ की जनसंख्या अत्यधिक कम पाया जाएगा। वहाँ जनसंख्या अधिक पाए जाएंगे जहाँ पे जलवायु अच्छे हो, समशीतोष्ण हो। समशीतोष्ण यानी समशीतोष्ण, जहाँ की जलवायु समशीतोष्ण हो। शीतोष्ण यानी कि शीत प्लस उष्ण, यानी कि ठंडा प्लस गर्मी दोनों हो, हल्की हो, सम हो, इक्वल हो, तो उस स्थान पर सर्वाधिक जनसंख्या पाए जाएंगे। लेकिन जलवायु के कारण अत्यधिक ठंड और ना ही अत्यधिक गर्म वाले स्थान पर जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है। इसलिए तो आप देखते हैं आर्कटिक महाद्वीप में जनसंख्या एकदम बर्फ ही भरा है, वहाँ पर कोई जनसंख्या नहीं पाए जाते। उत्तरी ध्रुव में कोई भी जनसंख्या नहीं पाए जाते। विषुवत रेखा में जनसंख्या नहीं पाए जाते, क्योंकि वहाँ काफ़ी गर्मी पड़ते हैं। तो यह हो जाते हैं आपके जलवायु कारण। तो जलवायु भी एक कारक है, जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। तीसरा हम देखते हैं अब आर्थिक कारक। जलवायु में एक कारक बच जा रहा है, मृदा। तो मृदा मात्र क्या हो जाते हैं?
जहाँ की मृदा उपजाऊ होगी अच्छा से खेती कर सकते हैं लोग। जहाँ की मृदा उपजाऊ होगी खेती करेंगे, खेती करने के बाद पशु पालेंगे तो वही खेत से जो भी चीज़ निकला खर पतवार उसे मानव उसे पशुओं को खिला देंगे। एक तीर से दो शिकार, उपजाऊ मिट्टी मिला तो खेती भी कर लिए, साथ साथ मेरा पशुपालन भी हो गया, मानव के जीवन निर्वाह भी हो गए और पशु का वो व्यापार भी कर सकते हैं, वो जितने भी फसल को उत्पादन किए उसका भी व्यापार कर सकते हैं। अर्थात मृदा भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। जहाँ की मृदा उपजाऊ होगी वहाँ अधिक जनसंख्या देखने को मिलेगा, क्योंकि उस स्थान में क्या होंगे कि खेती कर सकते हैं, खेती करने के साथ साथ पशुपालन कर सकते हैं, पशुपालन को के साथ साथ हम व्यापार भी कर सकते हैं। तो अब जनसंख्या के वितरण को क्या करते हैं कि मृदा भी क्या करते हैं, एक तरह से प्रभावित करते हैं। ये हमारा जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है जिसे आपको अच्छा से देखना है। अब हम देखते हैं कि आर्थिक कारक में क्या क्या आ जाते हैं जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले। पहला आता है खनिज, दूसरा आता है नगरीकरण, तीसरा आता है औद्योगिकरण। ये तीन ऐसे कारक होते हैं जो कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। 1 नंबर में हम देखते हैं खनिज। तो खनिज किस स्थान पर जनसंख्या का वितरण को प्रभावित करते हैं? आपको झारखंड है, झारखंड में आप देखिएगा, झारखंड में आपका हो गया जरिया, बोकारो, नवामुंडी, ये कैसे क्षेत्र हैं? ये सारे आपके खनिज का खनन किए जाते हैं वैसा क्षेत्र है, खनन क्षेत्र है, सिंपल भाषा में खनन क्षेत्र है। जरिया में कोयला सब का खनन किया जाता है, नवामुंडी में इत्यादि जितने भी होते हैं तत्वों का उत्पादन या तो यहीं पे खनन किया जाता है। तो क्या आप बोल सकते हैं कि मानव खनिज का उत्पादन कर, खनिज का खनन करने के लिए क्या यहाँ लोग नहीं जाएंगे? आप बोलेंगे लोग जाएंगे। और जहाँ पे खनिज तत्व अधिक पाए जाते हैं वहीं पे तो फैक्ट्री लगाए जाते हैं। जब मान के चलिए खनिज का खनन करने के लिए लोग गए, उसका उत्पादन करने के लिए लोग गए, तो वहाँ की जनसंख्या बढ़ा। अब वहाँ के मालिक है, ओनर जो है, बगल में ही फैक्ट्री लगा देगा ताकि उनका पैसा में बचत हो। अब फैक्ट्री लगा दिए तो फैक्ट्री में भी मजदूर का आवश्यकता होगी, और केवल फैक्ट्री में केवल मजदूरी कार्य ही नहीं किया जाता बल्कि वहाँ के टोटल कि मजदूरों को कितना वेतन देना है, इसका वेतन कौन देगा, तो इंजीनियर को भी बुलाए जाएंगे जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर के काम करेंगे, उसको भी बुलाए जाएंगे। साथ साथ क्या हो जाएंगे, वहाँ पे लेखा जोखा करने के लिए लेखापाल होगा, लेखा जोखा उखा करने के लिए लेखापाल होगा। अब मान के चलिए वहाँ पे लोग आते हैं, फैक्ट्री लग जाता है, इंजीनियर आते हैं, लेखा जोखा करेंगे, लेखापाल, इंजीनियर लोग सभी कोई आ गए। अब वहाँ अपने बाल बच्चे को लेके आते हैं, साथ ही साथ उनके बाल बच्चे को पढ़ाने के लिए वह विद्यालय खोले जाएंगे, विद्यालय साथ साथ वो कुछ व्यवसाय करना चाहेंगे, व्यापार भी होगा। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं कि खनिज भी वितरण भी क्या करते हैं, जनसंख्या को एक तरह से अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जनसंख्या को बढ़ा देते हैं। श्रमिक चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, उद्योग में कोई फर्क नहीं है, उसे मात्र काम करना ही चाहिए, ठीक है। पढ़े लिखे दोनों की आवश्यकता होती है, इसलिए औद्योगिक जो होता है, करण जो होता है, खनन जो होता है, अधिक जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। यह हो गया। दूसरा देखते हैं आर्थिक कारण में नगरीयकरण। कहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए नगरीयकरण है, सॉरी, हाँ ये है आपके नगरीयकरण, और उसके यहाँ पे दिए गए हैं नोट्स, ये है नगरीयकरण का नोट, ये है, इसको आप लिख सकते हैं। तो नगर किस तरह से जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं, मात्र 3 शब्दों में हम आपको समझा देते हैं। पहला होता है रोजगार। आप सोचिए कि आप नगर क्यों जाते हैं, रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन, ये आप अच्छे रोजगार के लिए नगर जाते हैं, अच्छे चिकित्सा सुविधा के लिए रोजगार आती नगर जाते हैं, शिक्षा के लिए नगर जाते हैं यानी कि शहर, पर्यटन के लिए शहर जाते हैं,
परिवहन की सुविधाएं अच्छी हो, इसके लिए शहर जाते हैं। यही कारण तो आप शहर जाते हैं और वहाँ बसने लगते हैं। तो जब वहाँ जाएंगे तो जनसंख्या अधिक हो जाएगी, मात्र क्या हो जाएंगे, आपकी जनसंख्या पूरी तरह से बढ़ जाएगी। यही हो जाते हैं आपके नगरीयकरण। यही सब जनसंख्या को यही कारक हैं जो कि नगर में लोगों को आने के लिए मजबूर करते हैं। मेरे पास रोजगार है, आओ, मेरे पास शिक्षा है, चिकित्सा है, आओ 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 आओ, खाली क्या बोलते हैं, आने के लिए ही बोलते हैं। कौन से, नगरीकरण। ठीक है, अगला हम देखते हैं औद्योगिकरण। मान के चलिए औद्योगिक लगाए जाएंगे, कैसे भूमि में, समतल भूमि में उद्योग लगेगा, लोग आएंगे रोजगार के तलाश में। केवल रोजगार ही नहीं आएंगे, उसको देखने के लिए डॉक्टर भी आएगा, अध्यापक भी आएंगे, अन्य सेवाएं उपलब्ध कराए जाएंगे, जैसे कि बैंक कर्मी भी आएंगे, दुकानदार भी आएगा, परिवहन चालक भी आएगा, माल को लोड करके ले जाने के लिए परिवहन चालक, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक, सेनाएं उपलब्ध, ये सारे कुछ आ जाएंगे। कहाँ पे, एक जहाँ पे उद्योग लगेगा, जहाँ पे उद्योगों का स्थापना होगा, फैक्ट्री का स्थापना होगा, तो ये सारे लोग आ जाएंगे। तो क्या जनसंख्या ऑटोमेटिकली बढ़ी कि नहीं, आप बोलेंगे जनसंख्या बढ़ी। औद्योगिकरण भी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं और ये भी जनसंख्या के कारक को बढ़ा देते हैं। ठीक है, हम देखते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। अब कैसे बोलते जाते हैं कि ये सांस्कृतिक और सामाजिक कारण भी, जैसे कि हम अब एक ही शहर के बारे में अब समझा दें, बनारस, प्रयाग, नासिक, अयोध्या, सॉरी ये नहीं होगा, ठीक है, अयोध्या। ठीक है, आप इसको लिख देते हैं अयोध्या, ये हो गया अयोध्या। बनारस लोग क्यों जाते हैं, पूजा पाठ करने के लिए वगैरह वगैरह, वहाँ के प्राचीनतम जीवित शहर को देखने के लिए, और वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाती है। ये क्या है, एक संस्कृति है। प्रयाग में क्यों जाते हैं, प्रयाग में कुंभ का मेला के लिए जाते हैं। अभी वर्तमान में कुंभ के मेला इस साल लगा तो काफ़ी हो गए लोग गए थे, तो वहाँ की जनसंख्या ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है एकदम, तो इस कारण से जाते हैं। नासिक क्यों जाते हैं, नासिक में भी कुंभ का मेला लगते हैं, वहाँ की जनसंख्या भी सर्वाधिक बढ़ा देते हैं। अयोध्या क्यों जाते हैं, अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन और राम मंदिर की स्थापना किए गए हैं, उसे देखने के लिए लोग जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ की जनसंख्या क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक ही क्या कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं। यही हो जाते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। वैसे धार्मिक स्थान के लोग क्या कहते हैं, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण लोग उस स्थान पर जाते हैं और वहाँ की जनसंख्या को स्वतः ही बढ़ा देते हैं, याद रखना है। अब हम देखने वाले हैं जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि से भी 2 नंबर के क्वेश्चन दिए जाते हैं। लास्ट टॉपिक आज के क्लास के, जनसंख्या वृद्धि क्या होते हैं। 2 समय अंतराल के बीच अचानक जनसंख्या में परिवर्तन हो जाना जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। निश्चित स्थान और निश्चित समय निश्चित थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये वाला ठीक है, ये वाला गलत है, हम मिटा नहीं रहे हैं। ठीक है, निश्चित समय, निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंतराल में यदि जनसंख्या में क्या होती है, जनसंख्या में यदि जनसंख्या में वृद्धि होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि। निश्चित स्थान निश्चित समय के अंतराल में जनसंख्या में वृद्धि होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। या 2 समय के अंतराल में जनसंख्या में अचानक परिवर्तन होकर जनसंख्या का बढ़ जाता है, वही हमारा जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। समझ में आ गया, ये था आपका लास्ट टॉपिक। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक कल देखेंगे, अगले क्लास को हम फिर से बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी इतना ही करते हैं, थोड़ा थोड़ा करेंगे, अच्छा लगेगा, पढ़ने में भी मन लगेगा और आपको समझने में भी। तो धन्यवाद, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।